सुंदरपुर शहर में राधा अपने पति के मर जाने के बाद अपनी बेटी के साथ उसके भाई के घर में ही रहती थी। उसके भाई का बेटा बाहर विदेश में काम करता था। राधा की भाभी उससे ऐसे कहती है, राधा तुम देखना, मैं अपने बेटे के लिए चांद से दुल्हन लेकर आऊंगी और सब उसे देखकर रक्श करेंगी और मुझसे पूछेंगे कि मैं अपनी बहू कहाँ से ढूंढ कर लाई हूँ। जी भाभी, मुझे पूरा यकीन है कि आपको हमारे सिस्टेनियस के लिए कोई अच्छी और सुशील बहू मिल ही जाएगी जो आपका और उसका बहुत ही ध्यान रखा करेगी। तुम मेरे बेटे की चिंता छोड़ो और अपनी बेटी के बारे में जरा सोचो। इसकी उम्र भी शादी करने की बस हो ही गई है। इसके लिए कोई तुम लड़का तलाश करो। भाभी, अब रिया के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करें। मैंने गौरी बहन से बोला है कि वो कुछ अच्छे से रिश्ते तलाश करे और जब मिल जाएं तो मुझे आकर बताएं। हाँ हाँ राधा, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हारी बेटी को रिश्ता नहीं मिलेगा। तुम्हारी बेटी को भी रिश्ता मिल ही जाएगा। जैसे उसकी आम सी शक्ल है वैसा रिश्ता भी मिल जाएगा। राधा की भाभी तो उसको ऐसी जली कुटी सुनाकर वहां से जल्दी से चली जाती है और थोड़ी देर बाद रिया भी चली जाती है और थोड़ी देर बाद ही राधा को गौरी का फोन आता है और वो कहती है ऐसे, गौरी बहन, क्या आपको मेरे रिया के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल गया है आज आपने मुझे कॉल की। राधा तो गौरी का फोन सुनने के बाद फौरन ही वहां से चली जाती है। आज तो राधा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी बेटी को देखने के लिए रिश्ते वाले जो आने वाले थे। अभी राधा अपनी बेटी के पास जाकर खड़ी ही होती है कि वहां पर उसकी भाभी भी आ जाती है और राधा कहती है, रिया मेरी बेटी, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें बता सकूं कि शाम को तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं, इसीलिए शाम को जल्दी तैयार हो जाना। राधा, अच्छे कपड़े और मेकअप कर लेने से तुम्हारी बेटी राजकुमारी थोड़ी ना बन जाएगी। रहेगी तो इसकी शक्ल आम सी ही जैसे ये हर रोज दिखती है। तुम बस पैसे जाया करो। मुमानी, मैं मेकअप कर कर हूर परी लगना भी नहीं चाहती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसे ही खुश हूँ। भगवान जी ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है, मुझे और खूबसूरत नहीं बनना। तो फिर तो राधा तुम अपना वक्त ही ज़ाया कर रही हो। मुझसे तो तुम्हें भी बेहतर ही मालूम है कि आजकल के लड़के भी अपने लिए एक खूबसूरत सी ही दुल्हन लेकर आना चाहते हैं। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। रिया में आखिर ऐसी कौन सी कमी है जो कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करना चाहेगा। मेरी बेटी तो बहुत ही अच्छी है। राधा, आखिर मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया। तुम्हें मुझसे बेहतर ही पता है कि आजकल सबसे ज्यादा खूबसूरती ही है जो तुम्हारी बेटी में तो बिल्कुल भी नहीं है। राधा की भाभी तो उसको ऐसे बातें सुनाकर वहां से जल्दी से चली जाती है और कुछ देर बाद रिश्ते वाले भी आ जाते हैं और राधा उनके पास बैठी होती है। और कुछ देर बाद राधा रिश्ते वालों से ऐसे कहने लगती है, बहन जी, आप खाने में क्या लेंगी और उसके साथ ठंडा लेकर आऊं या गरम आपके लिए, आप मुझे बता दें ताकि मैं आप दोनों के लिए जल्दी से जाकर लाऊं। बहन जी, आपको तो मालूम ही है कि बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए आप जाएं और हम दोनों के लिए जाकर ठंडा कुछ पीने के लिए ले आएं जल्दी से। उनके इतना कहते साथ ही राधा तो वहाँ से जल्दी से चली जाती है और थोड़ी देर में ही उनके लिए खाने पीने के लिए चीज़ें भी ले आती है और उनके सामने लाकर रख देती है और कहती है, बहन जी, आप ये समोसे तो लें, ये मेरी रिया ने बहुत प्यार से आप दोनों के लिए बनाए हैं। आप एक बार इसे चख कर तो देखें। मेरी गुड़िया बहुत ही अच्छे समोसे बनाया करती है। क्यों नहीं राधा बहन, आखिर हमारी बेटी ने ये हमारे लिए इतने प्यार से बनाई है तो फिर हम इसे खाने से इनकार कैसे कर सकते हैं। हम दोनों इसे ज़रूर खाएंगे। वो दोनों तो जल्दी से मज़ेदार समोसे खाते हैं और फिर खाकर ऐसे कहते हैं, बहन जी, सच में ये समोसे तो बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट हैं और रिया के हाथों में बहुत ज़्यादा स्वाद है। अब आप जाकर रिया को ले आएं, अब हम उसे देखना चाहते हैं। जी बहन जी, क्यों नहीं, अब तो वो आपकी ही बेटी है। अभी मैं जाकर रिया को लेकर आती हूँ। आप बस थोड़ी देर यहीं बैठकर इंतज़ार करें मेरा, मैं आती हूँ। राधा तो इतना कहकर वहाँ से जल्दी से चली जाती है और वो लड़का अपनी माँ से कहता है, देखो माँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये काली करोटी लड़की तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। भाई, मैं तो ऐसी लड़की से ब्याह नहीं करूँगा, इसके लिए खुद ही इनकार कर दो। ठीक है बेटा, अगर तेरी यही मर्जी है तो फिर मैं ऐसा ही करूँगी। तेरी मर्जी के बिना मैं तेरी शादी थोड़ी ना कर सकती हूँ। अभी इनकार कर देती हूँ। देखें बहन जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी तरफ से इस रिश्ते को इनकार है। लड़के वाले तो इतना कहते साथ वहाँ से चले जाते हैं और राधा की भाभी कहती है,
देखा राधा, मैं ना तुझे कहती थी कि तेरी इस काली कलौटी बेटी के लिए कोई भी लड़का नहीं मानेगा, पर तू मेरी बात सुनती ही कहाँ है। अरे अरे भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो। मुझे भगवान जी पर पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी को एक दिन बहुत ही अच्छा पति मिलेगा। ऐसे ही शहर में कुछ समय भी गुजर जाता है और इसी समय के दौरान बहुत से लड़के रिया को देखने के लिए आते हैं, मगर जो भी लड़का रिया को देखने के लिए आता उसकी काली सूरत देखकर इनकार कर देता। राधा बेचारी तो बहुत ही ज्यादा परेशान थी और कुछ ही रोज के बाद राघव भी विदेश से वापस आ जाता है और राघव तो मन ही मन रिया को पसंद करता था। राघव और रिया तो दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन में बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। अरे राधा, मेरे सर में तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, चलो जल्दी से अपनी भाभी का सर ही दबा दो, तुम्हें तो मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं। ठीक है भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अभी आपके सर की मसाज कर देती हूँ, देखिएगा मिनटों में आपका सर दर्द बिल्कुल छू हो जाएगा। अरे अरे माँ, अगर आपने मुझे पहले ही बताया होता तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता। ठहरिए, आप रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करके बुलाता हूँ। नहीं बेटा राघव, देखना अभी मैं भाभी की तेल से मसाज करती हूँ और उनका सर दर्द देखना मिनटों में खत्म हो जाएगा, तुम ऐसे चिंता मत करो। अभी वो सब ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि रिया भी जल्दी से अपनी ममानी और राघव के लिए चाय बना लाती है। भाई राधा, तुम्हें तो मालूम ही है, अपने बेटे राघव के लिए दिन में 10 रिश्ते जो देखती हूँ तो सर तो मेरा दर्द होना ही है, पर चलो कोई बात नहीं। रिया को तो ये मालूम था कि उसकी ममानी उसके लिए कभी भी नहीं मानेगी और वो वहाँ से चली जाती है। देखो राघव, तुम्हें तो मालूम ही है कि ममानी हमारे रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेगी, तो हमें ये उम्मीद अब अपने दिल से निकाल देनी चाहिए। अरे रिया, तुम इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, देखना मैं माँ से बात करूँगा और वो मेरे खातिर इस रिश्ते के लिए मान भी जाएंगी, बस तुम थोड़ा सब्र रखो। कुछ ही समय के बाद राधा को एक रिश्ते वाले की कॉल आती है और वो रिया के लिए एक बहुत ही अच्छे लड़के का बताती है और राधा रिया से बात करने के लिए उसके कमरे की तरफ जाती है और कहती है, देखो रिया, आज भगवान जी ने तुम्हारी माँ की सुन ही ली और तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे घर के लड़के का रिश्ता भी आ गया है। देखो माँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे लगता है कि हम दोनों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, शायद थोड़ी देर के बाद हमारे लिए कुछ और अच्छा हो जाए। देखो बेटी रिया, मैं तुम्हारे मन की बात को समझती हूँ और जानती हूँ कि राघव और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारी ममानी नहीं मानेगी। नहीं माँ, राघव ने मुझसे कहा है कि वो ममानी से हम दोनों के लिए बात करेगा और बहुत जल्द ममानी को हमारी शादी के लिए मना भी लेगा। ठीक है बेटी रिया, तुम्हारी अगर इसी में मर्जी है तो मैं कुछ और देर इंतजार कर लेती हूँ, क्योंकि तुम्हारी खुशी से बढ़कर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। रिया तो इतना कहते साथ ही जल्दी से राघव से बात करने के लिए उसके कमरे की तरफ जाती है। राघव, मैं चाहती हूँ कि अब तुम ममानी से जल्द हमारे लिए बात करो। देखो रिया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, देखो मैं अभी के अभी जाकर माँ से बात करता हूँ और तुम्हें आकर कैसी खुशखबरी सुनाता हूँ। रिया से इतना कहते साथ ही राघव तो जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और उससे अभी बात करने ही वाला होता है कि वहाँ पर राधा और रिया भी आ जाते हैं और राघव कहता है, देखिए माँ, मैं आपसे बहुत ही समय से एक ज़रूरी बात करना चाहता था, लेकिन आपके पास तो बिल्कुल भी समय नहीं होता, मगर आज आपको मेरी बात सुननी होगी। राघव बेटा, तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं तुम्हारा रिश्ता तलाश करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी माँ मसरूफ़ हैं। देखिए माँ, मैं इसीलिए तो आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक लड़की पसंद है। राघव मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम्हें कोई पहले ही लड़की पसंद थी तो तुम मुझे बता देते। चलो जल्दी से अब अपनी माँ को बताओ, कौन है वो सुंदर लड़की। अरे माँ, वो लड़की तो हमेशा से आपकी नज़रों के सामने ही थी, बस आपकी नज़र ही कभी उस पर नहीं गई, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी अपनी रिया है। अरे राघव, कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इस काली कलौटी को तो मैं अपनी बहू कभी भी नहीं बनाऊंगी और ये बात तो तू अपने मन से निकाल दे।
अरे माँ, ऊपर की सुंदरता को क्या करना है, रिया तो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है और हर समय देखा आपका कितना ज्यादा ध्यान भी रखती है। अरे राघव, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपनी आंखों का इलाज करवाने की जरूरत है, या तो फिर इस लड़की रिया ने तुम पर कोई जादू वादू कर दिया है। देखे माँ, मैंने भी आपको बता दिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ रिया से, और रिया के अलावा मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। आप भी सुन लो। देख बेटा राघव, मैं तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेरी एक जिद के लिए मैं अपनी आने वाली सारी नस्लें ही खराब कर दूँ। रिया और राधा तो राघव की माँ की ऐसी बातें सुनकर जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं और वहाँ पर थोड़ी देर बाद ही राघव भी आ जाता है और वो रिया और राधा से ऐसे कहता है, रिया तुम चिंता मत करो, माँ भी गुस्से में है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही माँ का गुस्सा ठीक हो जाएगा वो जल्दी से हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगी। माँ, मैं अब इस रिश्ते के लिए मना नहीं करूँगी, मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हो गई हूँ। आप रिश्ते वालों को बोल दें कि वो शाम को आ जाएं हमारे घर। शाम को रिश्ते वाले भी आ जाते हैं और उन्हें तो रिया बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और ऐसे ही कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और आखिर वो दिन भी आ जाता है जब रिया की शादी होने वाली होती है। रिया तो शादी के लहंगे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसे देखकर उसकी ममानी कहती है, रिया तुम तो अपनी शादी के जोड़े में आज बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही हो, कहीं तुम्हें मेरी ही नज़र ना लग जाए, भगवान तुम्हें हर बुरी नज़र से बचा कर रखें। मुमानी, आज जिंदगी में पहली बार आपकी मुंह से मैंने अपनी तारीफ सुनी है, मगर फिर भी मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरी इतनी तारीफ की, शुक्रिया। रिया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आज तो तुम अपनी शादी के जोड़े में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, मेरी बस यही दुआ है कि तुम खुश रहो। राघव, मामानी ने जिस लड़की को भी तुम्हारे लिए पसंद किया है, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम उस लड़की से ज़रूर शादी कर लोगे, वादा करो। रिया की ये बात सुनकर राघव को तो बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने कमरे की तरफ जाता है। मुमानी, आप चिंता मत करें, राघव अभी तो थोड़ा सा परेशान है, मगर मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात ज़रूर मान लेगा, आप चिंता मत करें। रिया की भी शादी थोड़ी ही देर में हो जाती है और उसके बाद राघव भी शादी कर लेता है। राघव अपनी माँ से कहता है कि उसे विदेश से आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब वो विदेश दोबारा जाना चाहता है काम के लिए और वो अपनी बीवी को लेकर विदेश चला भी जाता है और ऐसे ही कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और रिया अपनी माँ को मिलने के लिए उसके घर आती है और उसकी माँ उसको बताती है कि राघव अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया है और अभी वो ऐसे बातें कर ही रही होती हैं कि वहाँ पे उनकी ममानी भी आ जाती हैं। रिया, ये क्या, शादी के बाद तुम अपनी माँ से मिलने के लिए पहली बार आई हो और अपने पति को भी अपने साथ नहीं लेकर आई, क्या वो तुमसे नाराज है किसी बात पर? मुमानी, आपको तो पता ही है कि सूरज का काम यहाँ नहीं विदेश में है और वो विदेश में ही रहते हैं, मैं तो बस आज माँ से वैसे ही मिलने के लिए आई हूँ। ऐसे ही कुछ देर भी गुजर जाती है और राघव अपनी पत्नी को लेकर दोबारा उसकी माँ के पास आ जाता है और राघव की माँ तो उसकी बहू को देखकर हैरान ही रह जाती है और उसे कहती है, राघव तू ये विदेश से किसको अपने साथ उठाकर ले आया है, ये नौकरानी की शक्ल वाली मेरी बहू कहाँ है, तू मेरी बहू को अपने साथ विदेश से नहीं लेकर आया। माँ जी, मैं आपकी चंदा ही हूँ, जरा ध्यान से देखें कि आप इतनी देर में अपनी बहू को भी भूल गई हैं, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। चंदा, विदेश जाकर ये तुम्हें क्या हो गया है, शादी से पहले तो तुम बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी, तुम्हारा रंग कितना साफ था और बाल भी कितने लंबे थे। माँ, आपकी बहू पहले व्हाइटनिंग के टीके लगवाया करती थी और बालों पे हेयर एक्सटेंशन यूज़ करती थी, इसलिए वो आपको इतनी खूबसूरत और चांद का टुकड़ा नज़र आया करती